हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे चल रही है दोस्तों स्टडीज रिवीजन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो हेल्पफुल है कि नहीं, जरूर से हमें कमेंट करके फीडबैक देना, क्योंकि आपके लिए जैसा कि आप देख सकते हो बहुत मेहनत किया जा रहा है। एंटायर सिलेबस पहले से ही सब चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है, अपलोड करके रखा हुआ है लेक्चर्स, लेकिन उसके बाद भी हम आपके लिए रिवीजन कराने के लिए लेकर आ रहे हैं कई सारे लेक्चर वीडियोस। तो आज भी एक और बेहतरीन मैथ्स 2 का लेक्चर हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 5 क्वाड्रिलेटरल्स मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का। तो एक लेक्चर इस चैप्टर का ऑलरेडी मैंने रिवाइज करा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। अब ये चैप्टर का जो सेकंड हाफ है क्वाड्रिलेटरल का, इसके कुछ कंसेप्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हम आपको लेने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके जैसे क्वेश्चंस। तो जरूर से एक बार हमारे साथ इस वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। तो आज सेकंड लेक्चर है, आज ये चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे और भी हम चैप्टर्स आने वाले दिनों में हम लाते रहेंगे, और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है उसका भी रिवीजन हमने करा रखा है। वीडियोस अवेलेबल है इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलिए, बाकी सोशल मीडिया पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम जरूर ये फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे देता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूं उसको। तो मैं आपको अपडेट फटाफट दे देता हूं जो भी रहता है, या फिर आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं वहां पे। और हमारा एक एप्लीकेशन है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल में एक आपके लिए कोर्स चल रहा है, हिंदी क्रैश कोर्स, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उसमें सभी वीडियोस जा चुके हैं, तो आप एक बार जाके चेकआउट करना। पेड कोर्स है, थोड़ा उसका मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन बहुत ही इतना इतना मिनिमम कॉस्ट है कि आप मतलब बिंदास अफोर्ड कर सकते हो। तो जाके चेकआउट करना अगर आपको हिंदी के ग्रामर्स और राइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट होना है तो। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ऑलरेडी इसके पहले कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है ना। आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो आज पहला क्वेश्चन है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। मतलब एक कोई रेक्टेंगल होगा, तो मैं ना एक क्या करता हूं ना, हमेशा याद रखना, कभी भी ना आप एक इमेजिनेशन फिगर ड्रॉ कर लो। इमेजिनेशन फिगर जब ड्रॉ करोगे तो आपको हेल्प हो जाता है समझने में क्वेश्चन को आसानी से। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD, मतलब इस रेक्टेंगल का नाम क्या होगा दोस्तों, ABCD होगा। इसका नाम मैं रख लेता हूं ABCD। और क्या बोल रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। मतलब इस रेक्टेंगल का हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल तैयार करेंगे। तो फटाफट लाइन ले लेता हूं मैं, और इन दोनों के डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेता हूं फटाफट से। तो इस प्रकार से डायगोनल ड्रॉ हो गया, और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट O। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो ये AC वाला लाइन है, ये कितना दे रखा है आपको, AC का जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड BO, यहां B से लेके O तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। BO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड इफ एंगल CAD इज इक्वल टू 35 डिग्री, CAD मतलब ये एंगल जो है आपका, ये 35 दे रखा है, 35 डिग्री। छोटा सा लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं चाहिए तो। एंगल CAD इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंगल CAD 35 गिवन। फाइंड द एंगल ऑफ ACB। ACB किधर आया, ये A आया, C आया, B आया, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। तो फाइंड द एंगल ऑफ ACB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब ये चीजें आपको फ्रेम करके दी हुई है। तो आपने बेसिक फ्रेमवर्क, कभी भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ऐसा बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, क्या पूछा है, क्या दिया है। तो जब ये चीज आपको समझ जाता है तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। एग्जाम में ऐसे ही करना होता है सबसे पहले। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले क्या करोगे, हमको पहले क्या बोल रहे हैं, BO फाइंड करने बोल रहा है। B से लेके O, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब BO डिस्टेंस आपको निकालना है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये पूरा BD का डिस्टेंस पता होगा, तो BO जो होगा उस BD का आधा होगा। बिकॉज ये क्या हो रहा है, जो डायगोनल से वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक मिडल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, ऑब्वियसली वो उसके मिड पॉइंट्स होंगे। मतलब ये O जो होगा इस BD का मिड पॉइंट होगा, वैसे ही ये AC का मिड पॉइंट ये O होगा, बराबर। इस प्रकार से चीजें जो है आपको मिल रही होगी, करेक्ट है कि नहीं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, बताओ क्या, हाँ इसी को रहने दो कलर। अब ये जो एक डायगोनल है मेरा, डायगोनल AC, और दूसरा जो डायगोनल है BD, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे को, मुझे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन का जवाब देना। ये जो डायगोनल है मेरा AC नाम का, ठीक है, और ये जो BD है, वो दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ सेम रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ सेम रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ये हम लोग को बहुत बेसिक रूल 7वीं 8वीं में हमने पढ़ा था भाई, कि जब एक ही रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल है तो दोनों का लंबाई जो होगी वो सेम होगी। तो इसका मतलब AC का वैल्यू मुझे पता है 8 है, तो देयरफॉर BD का जो वैल्यू हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें BD का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें कहीं पे भी आपको BD फाइंड करना है ऐसा बोला नहीं था, लेकिन हमको BO जो है ये दो वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब BO जो होगा, देखो ध्यान से, ये जो BO होगा, ये B से लेके O जो होगा वो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही बोला वो होगा हाफ ऑफ BD, यानी पूरे डायगोनल का हाफ होगा। ये जो BO होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ BD होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब भी कोई डायगोनल रेक्टेंगल के केस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों का क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। और मिड पॉइंट जब होगा तो ये आधा होगा और ये आधा होगा। तो BO अगर मुझे चाहिए तो इस पूरे का BO क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो BD का वैल्यू मुझे पता है 8 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हम लोग को क्या मिल गया, देयरफॉर BO का वैल्यू मिल गया 4 सेंटीमीटर। कहीं लिखा हुआ है कि यस लिखा हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखा होता तो यूनिट लिख देना वहां पे, UNIT यूनिट। तो ये BO का वैल्यू जो हमें एक चाहिए था, तो एक वैल्यू हमने निकाल दिया, BO का काम खत्म, BO हमने निकाल दिया, आसान था। ओके, अब आगे बढ़ो, यहां पे एक लाइन खींचते हैं, अब आगे बढ़ो। BO हमने निकाल लिया, लेकिन हमको अभी एक और चीज निकालना है जो कि है एंगल ACB। तो ACB किधर है, ये वाला। अगर मैं देखो ध्यान से ACB, ठीक है ना, ये इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान देना कि यहां पे जो ट्राइंगल एंगल है, सॉरी एंगल CAD, तो एंगल मेरा जो CAD जो रहेगा, देखो ध्यान से, CAD रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये ACB के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो एक चीज और बताता हूं, अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करूं, इन फिगर, अगर आप फिगर को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो ये जो लाइन मेरा AD है और नीचे का जो लाइन BC है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल, कौन बताएगा। AD जो है ये पैरेलल है, किससे पैरेलल है दोस्तों, नीचे वाले लाइन BC से। AD और BC एक दूसरे को पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल में ऊपर नीचे के साइड या फिर सामने सामने के साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसके लिए ये पैरेलल हो गया। और एक चीज हमको पता है कि जब ये दो लाइन रेक्टेंगल है और इसके बीच में से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो AC क्या हो गया, उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसके अनुसार मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों, कि मेरा जो एंगल ACB जो होगा, एंगल ACB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल CAD से, एंगल CAD से। क्यों इक्वल होगा, कौन बताएगा रीजन कमेंट में। भाई क्लियरली दिख रहा है कि ये CAD एंगल और ये एंगल ACB जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। मैंने बताया था कभी भी इस प्रकार का पैटर्न अगर बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार का पैटर्न बनता है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल एक दूसरे को क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। और अल्टरनेट एंगल और कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वी नो दैट। इसमें भी देखो ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, और बीच में एक लाइन ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, बीच में लाइन ट्रांसवर्सल। तो कभी भी ऐसा होता है तो वो क्या बनाता है, अल्टरनेट एंगल बनाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। और अगर ऐसा है दोस्तों तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ACB जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ACB जो हो जाएगा वो CAD के बराबर है। और CAD का वैल्यू हमें पता है जो कि दिया हुआ है 35 डिग्री। तो यही आपको निकालना था, आसानी से मैंने ये वैल्यू जो है वो निकाल दिया कि एंगल ACB इज इक्वल टू 35 डिग्री। करेक्ट, क्लियर है, मस्त क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछा था। एक तो आपको पूछा था कि भाई BO का वैल्यू निकालो, वो भी निकाल लिया, और फिगर में आपको ये पूछा था कि आपका ये जो एंगल ACB जो बनेगा वो कितना आएगा, वो भी हमने निकाल लिया, दैट इज 35 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चले कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी है कि नहीं, ठीक है। अब ये है, देखो एक और क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन को, जितना हो सके क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर गड़बड़ करोगे तो आपका मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक रोम्बस है, रोम्बस ड्रॉ कर लो। यूजुअली रोम्बस दिखता कैसा है, काइट के शेप का दिखता है, ठीक है ना, इस प्रकार का दिखता है रोम्बस, ठीक है। तो आप एक रफ फिगर बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। मतलब मान लो एक रोम्बस होगा इस प्रकार से, रोम्बस ऐसा ही होता है, लगभग स्क्वायर ही होता है ना, रोम्बस मतलब स्क्वायर होता है, उसके डायगोनल्स होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका साइड निकालना है। इसका जो भी साइड होगा, मान लो ये रोम्बस है, इसका नाम क्या रखो, जो आपको रखना है, मतलब जो भी आपको अच्छा लग रहा है रोम्बस का नाम आप रख सकते हो। लेट सपोज मैं रखता हूं ABCD, तो मैं लिखूंगा यहां पे लेट
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ऐसा मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है। वैसे ही ए सी एंड इसमें जो ए डी है, सॉरी ए सी और बी डी है ना, माफ करना, ए सी और बी डी इज डायगोनल्स, ये उसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स होंगे। ये उसके हिसाब से समझ में आ रहा है हम लोग को, ए सी और बी डी मेरे डायगोनल्स हो गए। ये सब हम रफली बना रहे हैं, मतलब दिमाग से बना रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है क्या करना है। हमको क्लियरली बोल दिया है कि डायगोनल जो है रोम्बस के वो 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। मतलब जो AC होगा उसका वैल्यू होगा 20 सेंटीमीटर, जो BD होगा वो होगा 21 सेंटीमीटर का। हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इसमें क्लियरली बोल रहा है ना कि डायगोनल जो मेरे है उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो मेरा AC होगा वो 20 सेंटीमीटर ले लिया और BD जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसा हमने पिछला एग्जांपल देखा, हमको पता है अगर ये पॉइंट को मैं O मान लूं जो कि सेंटर पॉइंट होगा, ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट होगा क्योंकि दो डायगोनल्स आपस में मीट हो रहे हैं, कहीं पे भी कौन से भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स अगर मीट होते हैं तो वो उसका सेंटर पॉइंट बनता है। तो हम लोग अगर यहां पे अगर ध्यान दो, अगर मैं यहां पे इस पार्ट को कंसीडर करूं तो यहां पे मैं AO निकाल सकता हूं क्या? अगर मैं AO निकालूं तो AO क्या हो जाएगा, इस पूरे डायगोनल का आधा, यानी AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को सिर्फ इतना वैल्यू निकालना है, ये क्यों निकालना है मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे को सिर्फ इतना AO निकालना है, A से लेके O निकालना है, तो इस पूरे का आधा हो जाएगा। तो देयरफॉर AO विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC का वैल्यू पता है 20 है, तो देयरफॉर AO का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। AO मिल गया मुझे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसी प्रकार जैसे मैंने ये AO निकाला, वैसे ही मैं BO निकाल सकता हूं, ये BO। तो BO क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, BO मेरे लिए क्या हो जाएगा, BO विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये BO क्या हो जाएगा, इस BD का आधा, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय BD, ठीक है, ठीक है। अब BD जो है, BD चले ले देखो BD, तो हाफ इंटू BD, BD क्या है हमारे पास, BD हमने निकाला हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 21, तो कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 होता है, 21 का आधा 10.5 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, यहां पे ध्यान देना, देयरफॉर BO इज इक्वल टू, तो वैल्यू आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया। अभी कौन कौन से दो वैल्यू आ गया बच्चा, एक तो AO आ गया, एक तो BO आ गया। कौन कौन सा आ गया, ये AO आ गया, BO आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं AO मुझे पता है, अगर मुझे BO पता है, तो ये वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कि नहीं, यानी AB निकाल सकता हूं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को जो मैंने ये मार्किंग किया, इस ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा। इसका ट्राइंगल का नाम क्या है, AOB। तो मैं कंसीडर करूंगा, यहां पे लिखूंगा कंसीडर ट्राइंगल AOB। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान दूं तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट इफ डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर देन इन ए रोम्बस देन द एंगल फॉर्म इन बिटवीन इज नथिंग बट 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल AOB जो है, इन ट्राइंगल AOB में एंगल जो AOB रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और अगर 90 डिग्री है तो हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लगा सकते हैं कि नहीं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने अप्लाई किया तो कैसे अप्लाई करता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, ये वाला साइड जो कि है AB। तो मेरा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, करेक्ट है। ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने AO और BO का वैल्यू पहले ही क्यों निकाल के रखा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे पुट ऑन करूंगा। तो AB का स्क्वायर मिल जाएगा हम लोग को इज इक्वल टू AO का कितना वैल्यू है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है AO, 10 का स्क्वायर प्लस BO कितना है मेरे पास, 10.5 का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो AB का स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 प्लस इसका निकालो 10.5 का स्क्वायर का वैल्यू निकालो फटाफट से, 10.5 का वैल्यू निकालो। अब देखो, अगर आप 10.5 का स्क्वायर नहीं निकालना चाहते तो आप इसको पॉइंट में भी रख सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। पहले 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, देखो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5, 0 0 0 0, फिर 2 0, 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1, 5 2 10 1 1, 2 0 2 के बाद पॉइंट, 110.25 आएगा। मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद 110.25 आया। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो जो हमने BO का वैल्यू निकाला, ये क्या होता है 21/2 है ना, BO का वैल्यू क्या है 21/2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10.5 का मतलब क्या था, 21/2 था, इसका स्क्वायर यहां पे लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 21 मल्टीप्लाई पे 21, 1 1 1, 1 2 2, 0 2 1 2, 2 2 4, 441 होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 441/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
देखो आप ये भी लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। पॉइंट में अगर आपको दिक्कत, जैसे मेरे को पॉइंट पसंद नहीं है बिल्कुल, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे पॉइंट पसंद नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इस प्रकार का वैल्यू लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा, 441 डिवाइड बाय 4, और यहां पे ए बी का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, बहुत मजा आ रहा है करने में, बिल्कुल आएगा आपको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 400 प्लस 441 इज 841 बराबर। तो ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 841 अपॉन 4, तो देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मुझे सिर्फ ए बी का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो ये 841 स्क्वायर रूट में चले जाएगा, तो 841 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 841 का स्क्वायर रूट क्या आएगा मुझे बताओ, 841 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, किसके टेबल में आएगा। तो अगर आपको नहीं पता कैसे करते, तो मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूं। एक मैं नया पेज ले रहा हूं, अगर आपको नहीं पता 841 किसका स्क्वायर है, तो इसका टेक्निक मैंने आपको बताया था, किससे भी डिवाइड करो, 2 से होता है क्या, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। देखो 3 से होगा ना, करके देखो। नहीं 3 से भी नहीं होगा, देखो 3 से भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो करते जाओ। 3 से भी नहीं होगा, देखो 3 2 6 में करूंगा, 3 24, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा। तो जो टेबल में जाएगा वो लिखना है यहाँ पे। तो पहली बात तो किसके टेबल में जाएगा वो चेक करो, देखो किसके टेबल में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, तो 6 1 जा 6 होगा, 6 4 जा 24, फिर 1 बच रहा है, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 नहीं जा रहा है, 8 9 10 करते जाओ। मैं सीधा आपको बताता हूं ये किसके टेबल में जाएगा, ये जाएगा 29 के टेबल में। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका 841। ठीक है, करके देख लेना। देखो 29 मल्टीप्लाई बाय 29 करो, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 8 260 26, 0 2 टाइम्स जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, तो ये हो जाएगा 1 8 6 14 और 5 2 7 प्लस 1 8 841 आ गया। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं कि ये है 29 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ए बी का वैल्यू आ गया 29/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू 29 का आधा कितना हो जाएगा, 28 का आधा होता है 14, तो 29 का हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार से भी वैल्यू जो है वो लिख सकते हो। तो आपने क्या निकाल लिया, ए बी। ए बी क्या है आपके लिए, ए बी आपका साइड है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, हमको यही बोला था। तो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस, देखो ये मस्त मजेदार क्वेश्चन था, साइड ऑफ रोम्बस कितना आ गया 14.5 सेंटीमीटर, या फिर आप डायरेक्ट 29/2 भी लिख सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर आया इसके अंदर का। अब एक और चीज पूछा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो ये रफ फिगर है, इसका काम हटाओ, इसका काम हो गया। अब हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का वैल्यू कितना है भाई, 29/2 है ना। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 29 2 जा 58, तो आपका आ गया पेरीमीटर 58 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यही इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और आंसर निकाल देना है, बहुत इजी। पेरीमीटर निकालना इज वेरी इजी। रोम्बस 4 साइड होते हैं, स्क्वायर का रेक्टेंगल का 2l प्लस 2 भी होता है, वो पेरीमीटर अलग है, लेकिन रेक्टेंगल माफ करना, स्क्वायर का और रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इस तरीके से आप लोग जो है वैल्यू जो है वो आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो आपने बिल्कुल आराम से निकाल दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताओ यार फटाफट से कि समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछेंगे, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल IJKL, एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसका नाम क्या है IJKL। फटाफट से रीड करो इसको, क्या बोल रहा है। ठीक है, साइड IJ साइड KL से पैरेलल है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है, I का वैल्यू है 108 डिग्री। मैं एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि मेरा क्वाड्रिलेटरल समझ लो कैसा दिखेगा। अब मुझे पता नहीं ना क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, मुझे पता नहीं क्या है। तो मैं एक बेसिक डब्बा बनाऊंगा सबसे पहले इमेजिन करने के लिए। इसमें बोल रहा है ये I होगा, समझ लो ये J होगा, ये K होगा, ये L होगा। I का वैल्यू और IJ और KL पैरेलल है, मतलब ऑब्वियसली दिख रहा है ये IJ KL से पैरेलल है, ये तो हमको समझ में आ गया। I का वैल्यू जो है वो 108 डिग्री है। ये जो I का वैल्यू है वो 108 डिग्री है, मतलब कहीं ना कहीं ये 90 से ज्यादा होगा, मतलब ऐसा होगा। मतलब अगर मेरा ये IL का लाइन है, इमेजिन करो, मैं आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर ये आपका IL का लाइन है तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा, तभी तो ये 108 डिग्री बनेगा। तो I मेरा ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि K जो है वो 53 डिग्री है। K किधर है, ये वाला, तो K 53 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, K का वैल्यू 53 डिग्री है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ये जो है ना वो अंदर घुसेगा। ये तो 90 है ना, ये अंदर घुसेगा। तो अगर यहां पे कहीं पे K है तो आपका लाइन इस प्रकार बनेगा ताकि ये जो वैल्यू है ये 53 बन सके। समझ में आया मैंने क्या किया। तो I का वैल्यू 108 डिग्री,
के का वैल्यू 53 डिग्री, बाकी बचा हुआ ये जे हो जाएगा, ये आई जे के और ये एल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये जे हो जाएगा, ये के और ये एल बन जाएगा। आईएल है ना आपका, ऊपर आईएल था ना, तो आईएल आ गया। समझ में आया? तो मतलब ये क्या है, एक तरीके का ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ये ट्रेपेजियम जैसा फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक है, हमने एक रफली एक फिगर बना दिया जिससे हम लोग को आइडिया लगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है। समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ जे एंड एल, मतलब आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब एंगल जे एंड एंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एंगल एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ओके, चलो फाइंड आउट करें। आई जे के एल से पैरेलल है, आई जे ऊपर जे आएगा ना, देखो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है दोस्तों। एक मिनट, इसमें क्या बोल रहा है, आई जे पैरेलल टू के एल है ना, ये जे होगा और ये के हो जाएगा, आई जे के एल, ये के एल हो जाएगा। अब समझा? ये समझा आपको क्या किया मैंने? ऊपर आई जे पैरेलल टू के एल बोला है ना, ये आई जे के एल से पैरेलल है इसीलिए। अब यहां पे क्लियरली पता है हम लोग को कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि साइड जो मेरा आई जे है वो पैरेलल है किससे, साइड के एल से। आई जे देखो, आई जे के एल से पैरेलल है, करेक्ट है, आई जे मेरा के एल से पैरेलल है। और ये एक लाइन जो दिख रहा है आपको, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मेरा आईएल जो होगा, साइड आईएल जो होगा इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरा क्या काम कर रहा है, ये जो आईएल का लाइन है ये मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, कभी भी दो पैरेलल लाइनें मान लो, देखो हमने ये 8वीं में पढ़ा था, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल करके एक चैप्टर में नहीं पढ़ाया हुआ। कभी भी दो पैरेलल लाइन है और समझ लो ये ट्रांसवर्सल है आपका, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो यहां पे भी वही है ना, ये एंगल आई है आपका और ये एंगल एल है। तो आई और एंगल एल क्या हो जाएंगे, मतलब एंगल आई प्लस एंगल एल जो होगा वो दोनों मिला के 180 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट योर इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर मेरा एंगल आई प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। ये क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आई का वैल्यू मुझे पता है 108 डिग्री है, प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर मेरा एंगल एल जो होगा वो हो जाएगा 180, 108 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हो जाएगा एंगल एल का वैल्यू 72 डिग्री। समझ में आया? ये चीज बहुत ही बेमिसाल कंसेप्ट का खेल है। अगर आपने 7वीं 8वीं, जिसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं जो भी स्टैंडर्ड पढ़ाता हूं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाता हूं। आपने देखा होगा कि मैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बारी हर एक स्टैंडर्ड को पढ़ाता हूं, लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर आपने इसके पहले के स्टैंडर्ड के कंसेप्ट और बेस अच्छे से समझे होंगे ना, तो आपके हर एक जो स्टैंडर्ड में आप जाओगे वो आपको ईजी लगेंगे। मान लो किसी को पता ही नहीं था कि पैरेलल ट्रांसवर्सल का ऐसा कंसेप्ट होता है, तो उसको समझेगा ही नहीं ये चीज। लेकिन जिसने भी ध्यान दिया रहेगा, कंसेप्ट पता रहेगा, तो ये चीज उसको बहुत ईजी लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? इसको मिटा दो, काम खत्म। ये हो गया आपका पहला सवाल का जवाब, जो कि एंगल एल का जो वैल्यू है वो आपको पूछा। ठीक है, सेम उसी प्रकार, सेम बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, सेम उसी प्रकार आपको ये करना है कि आई जे और एल के, ठीक है, सेम आई जे पैरेलल है एल के साथ। ठीक है, उसी प्रकार इस बार जे के मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इज ट्रांसवर्सल, सेम उसी प्रकार जैसे यहां पे दो लाइन है पैरेलल आई जे और एल के, उस प्रकार यहां से जे के जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटीरियर हो जाएंगे उसी प्रकार, मतलब एंगल जे प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 हो जाएगा इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल जे, सॉरी एंगल लिखना है ना, एंगल जे प्लस एंगल ये वाला के इज इक्वल टू 180। क्यों आया, बिकॉज इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आया? वही कंसेप्ट है, सेम। इस साइड से एक बार कंसेप्ट लिया, इस साइड से भी एक बार वही सेम कंसेप्ट लिया। एंगल जे का वैल्यू मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन एंगल के का वैल्यू मुझे पता है 53 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल जे इज इक्वल टू 180 माइनस 53 हो जाएगा। तो एंगल जे का वैल्यू हमें मिल जाएगा कि 180 में से 53 माइनस कर दो, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 7 और 2 27, 127 बचेगा, 127 बचेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एंगल जे का वैल्यू आ गया 127 और एंगल एल का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 72 डिग्री। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और उम्मीद करता हूं
कि आप लोग को ये पढ़ के, ये समझ के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चले एक हमारा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन की तरफ, और इसको हम लोग समझते हैं। और ये देख सकते हो आप, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग लगभग 20-30 मिनट के अंदर ही पूरा चैप्टर को रिवाइज कराएंगे, लेकिन ऑलरेडी ये बड़ा चैप्टर था तो हम 2 पार्ट में कर चुके हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी जिसमें 5-6 क्वेश्चंस मैंने कराया था, और ये चौथा क्वेश्चन है आज का, तो इसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रीड करो आप लोग, फटाफट से रीड करो। आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो कि दिख रहा है आपको कि एक मेरा रेक्टेंगल है PQRS नाम का। देखो यहां पे PQRS बड़ा वाला रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपको उसके अंदर दिख रहा होगा जिसका नाम है MNRL। ठीक है। इफ पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, ये पॉइंट M बीच में दिख रहा है आपको, ये मिड पॉइंट है किसका, PR मतलब ये लाइन गया हुआ है PR। ठीक है। प्रूव दैट SL इज इक्वल टू LR। SL की तरह भाई देखो पहले, SL जो है LR के बराबर है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, हो जाएगा। दूसरा LN इज इक्वल टू 1/2 ऑफ LN की तरह ये वाला, मतलब ये भी लाइन आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी आएगा आपके लिए, तो LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ, मतलब ये वाला लाइन भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके कंसीडर करेंगे। तो पहला मैं पहले कंसीडर ये करता हूं, जो हमारा पॉइंट पहला जो पॉइंट है SL का वैल्यू इज इक्वल टू LR हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, SL का वैल्यू LR जो है प्रूव करके दिखाना है। और उसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, उसके लिए मैं कंसीडर करूंगा ये ट्रायंगल को, ये इतना पार्ट को कंसीडर करता हूं। तो ये कैसा दिखेगा, अगर मैं उतने ही पार्ट को सिर्फ कंसीडर करूं दोस्तों, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो ये एक लाइन, ठीक है, ये नीचे एक लाइन गया और ये यहां पे ज्वाइन हुआ। मैंने क्या किया, ये इतना पार्ट PSR, क्या नाम है दोस्तों, देखो ध्यान दोगे तो समझेगा, PSR को मैंने कट करके निकाल लिया। ठीक है, और इसके बीच में ये वाला लाइन है जिसका नाम क्या है, ये LM का। ठीक है, ये L होगा और ये M होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बस इस पूरे रेक्टेंगल में से ये इतना पार्ट जो है कट करके बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो हम लोग को यहां पे देखना है। ठीक है, ध्यान देना। तो एंगल S जो हो है यहां पे देखो, एंगल S और ये एंगल L, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री है, मतलब बोल सकता हूं कि एंगल S जो होगा वो एंगल L के बराबर होगा, जो कि होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री। क्लियरली दिख रहा है आपको, ये दोनों एक दूसरे को क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब यहां पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो LM जो है, सेगमेंट बोल लो, साइड बोल लो, जो बोलना है बोल लो, सेगमेंट LM जो है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट SP के साथ। PS बोल लो, SP बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये LM का लाइन इस SP के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, SM का लाइन, ML का लाइन और SP का लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है, कंसीडर करूं इस पूरे ट्रायंगल को, देखो ध्यान से, इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करूं, PSR या फिर PRS, जो आपको बोलना है, PRS बोलता हूं बेटर रहेगा, PRS में बोलूंगा, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये मेरा जो PR होगा उसके लिए M जो होगा मेरे लिए मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो मेरा M विल बी मिड पॉइंट। ठीक है, M मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और उसके अनुसार अगर M मिड पॉइंट है, देखो यहां पे ध्यान से, PRS में अगर मेरा M जो है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये L भी जो होगा, ये जो L होगा ये भी SR का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा लिखो ना, L इज मिड पॉइंट ऑफ SR बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इजी है, बहुत इजी है। अब मिड पॉइंट ऑफ SR क्या है, L है, तो देयरफॉर SL विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। इसको थोड़ा मैं साइड में सरकाता हूं क्योंकि एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अब देखो ध्यान से, दूसरा चीज क्या पूछा है इसी में, LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। तो सेम मैं क्या करता हूं, अब मेरा LN को ज्वाइन कर रहा हूं आपस में और ये SQ को आपस में ज्वाइन कर रहा हूं, और हमें बताना क्या है इस बार, मेरे को ये बताना है कि LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। तो मैंने यहां पे लिखूंगा ज्वाइन LN एंड SQ। फिगर में मैंने क्या किया, LN और SQ को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसका फिगर कैसा दिखेगा, इसका फिगर कैसा दिखेगा वो हम लोग को कैलकुलेट करके यहां पे निकालना है। चलो, तो यहां पे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, यहां पे हम लोग करते हैं। तो जैसे मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया था ना, ये वाले को, अब मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर सकता हूं। तो मैं मान लो ये ड्रॉ करता हूं आपके सामने।
ये ऊपर का ले रहा हूं पूरा लाइन जो कि है मेरा एस आर, फिर नीचे जाएगा थोड़ा वो आर क्यू, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया ये वाला एस क्यू। तो मैं इसका नाम दे देता हूं, ये है आपके लिए एस आर क्यू, ठीक है। और बीच में ये भी है ना एल एन, तो ये भी आएगा एल एन, एल एन, ठीक है। अब क्लियरली मुझे पता है कि यहां पे एल एन जो है एस क्यू से क्या है, पैरेलल है। एल एन इज पैरेलल टू एस क्यू, ये काम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। देख पा रहे हो, जैसे जैसे यहां पे क्या था आपके लिए, एल एम जो है वो एसपी से पैरेलल हो गया था, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा कि एस क्यू से पैरेलल हो जाएगा। और एल और एन जो है, अगर आप देखो ध्यान से, ये एल एस आर का मिड पॉइंट था, उसी प्रकार एन भी एन आर क्यू का मिड पॉइंट है। तो एल इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है। एल जो है मिड पॉइंट है किसका, एस आर का, एस आर का मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब एल मेरा एस आर का मिड पॉइंट है, उसी प्रकार एन इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो जैसे एल मेरा एस आर का मिड पॉइंट है और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो मेरा आर क्यू का भी एन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये आर एन जो होगा, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ये जो आर एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पूरे आर क्यू का हाफ हो जाएगा, इस पूरे आर क्यू का हाफ हो जाएगा। तो जैसे इसमें हुआ उसी प्रकार वहां पे भी वो चीजें हो रही है। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मेरा जो ये पॉइंट है एल एन जो होगा, ये इस पूरे एस क्यू का क्या हो जाएगा, देयरफॉर एल एन जो होगा उस पूरे एस क्यू का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हेंस प्रूव, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना है और जितना हो सके इसको रिवीजन करके ले लेना है। तो इसी के साथ ये पूरा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया, और इसके पहले कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे रिवीजन हमने करा रखे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। आने वाले चैप्टर्स के वीडियो भी हम लाते रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।